लेकिन उत्तर प्रदेश की तरक्की इसीलिए नहीं हो रही है कि उत्तर प्रदेश का मैन पावर दूसरे प्रदेश की तरक्की कराने में अपना योगदान दे रहा है। अगर उत्तर भारत का टैक्सी ड्राइवर एक दिन मुंबई की सड़कों पर हड़ताल कर दे तो मुंबई रुक जाएगी। ये मैन पावर है। जहाँ तक प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया एक है तो सेफ है, लेकिन मैं ये समझ नहीं पाता हूँ, आप एक करने की बात वोट के लिए करते हो। क्या राष्ट्र की संपत्तियों का निजीकरण करना, राष्ट्र की संपत्तियों के एक व्यक्ति के हवाले कर देना, क्या ये राष्ट्रवाद है? कि क्या मणिपुर में जो हो रहा है, कुकी समुदाय की गरीब समाज की महिलाओं को सरेआम निर्वस्त्र करके उनके साथ गैंगरेप किया जा रहा है, उनके परिवारीजनों को गोली मार दी जा रही, क्या ये संवैधानिक है? या जो संभल में हुआ ये संवैधानिक है? प्रतापगढ़ के लिए तो मैंने बहुत पहले से, जब से मैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में गया हूं, मैंने बार बार सरकार के सामने इस पक्ष को रखा है कि प्रतापगढ़ जहां एक तरफ बड़े बड़े राजे रजवाड़ों का जनपद है, वहीं पर बड़े पैमाने पर गरीबों का भी जनपद है। वो जहां रोजगार की बात है, शिक्षा की बात है, प्रतापगढ़ बेहद पिछड़ा हुआ है। नमस्कार, मैं आलोक सोशल नेताजी से। आज हमारे साथ हैं प्रतापगढ़ के रानीगंज विधानसभा क्षेत्र से विधायक आर.के. वर्मा जी। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। जी। जैसे कि अभी महाराष्ट्र चुनाव में विजय के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में जो सबसे ज़्यादा विपक्ष और कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये वक्फ बोर्ड का जो उनका मुद्दा है, ये जो संवैधानिक नहीं है, जो संविधान में इसका कोई स्थान नहीं है, फिर भी इसको जिंदा किया गया वोट बैंक के लिए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम सरकार में होते हैं तो हम संविधान में अपने अनुरूप जनहित में संशोधन करके एक नियम कानून बनाते हैं, वही जनता का अधिकार होता है। तो अगर उस बोर्ड के लिए जो अधिकार दिया गया तो वो उसका अधिकार है, उस पर इस तरीके की बात करना कि ये संवैधानिक नहीं है। जो आज हो रहा है, अभी हमने जो चर्चा करी कि क्या मणिपुर में जो हो रहा है, कुकी समुदाय की गरीब समाज की महिलाओं को सरेआम निर्वस्त्र करके उनके साथ गैंगरेप किया जा रहा है, उनके परिवारीजनों को गोली मार दी जा रही, क्या ये संवैधानिक है? या जो संभल में हुआ ये संवैधानिक है? जो पुलिस जनता की सुरक्षा के लिए होती है, कानून व्यवस्था शांति व्यवस्था कायम कराने के लिए होती है, उसकी गोलियों से 5 लोगों की मौत हो गई और न जाने कितने लोग जीवन और मौत के बीच में जूझ रहे हैं। क्या ये संवैधानिक है? अगर ये संवैधानिक नहीं है तो क्या प्रधानमंत्री जी इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर कोई कार्रवाई करे? अभी तक कोई घोषणा हुई क्या? कोई बयान आया क्या? इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी? कहीं अगर कोई घटना होती है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? कहीं दंगा अगर भड़कता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये दंगा भड़काने का प्रयास खुद सरकार करती रहती है, जिससे सांप्रदायिकता का एक माहौल बना रहे और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण बना रहे, जिससे उनको राजनीति करने में सुविधा मिले और वो चुनाव को जीतने में उसका इस्तेमाल कर सकें। जातिगत जनगणना का प्रश्न बहुत समय से उठ रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप सामाजिक न्याय की बात करते हो, जहाँ तक प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया एक है तो सेफ है, लेकिन मैं ये समझ नहीं पाता हूँ, आप एक करने की बात वोट के लिए करते हो, बाकी उनकी सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक दशा के लिए करने की बात क्यों नहीं करते हो? उनको एक जैसी सुविधाएं देने की बात क्यों नहीं करते हो? उनके बच्चे भी जिस तरीके से बड़े परिवारों के बच्चे, संपन्न समृद्ध परिवारों के बच्चे अच्छे विद्यालयों में पढ़ सकते हैं, अच्छे अस्पतालों में इलाज करा सकते हैं, उनके बच्चे अच्छे विद्यालयों में कब पढ़ने का अवसर पाएंगे और अच्छे अस्पतालों में इलाज कराने का अवसर कब पाएंगे? आप उनके लिए समानता की बात क्यों नहीं करते? लेकिन हमारी कार्ययोजना महंगाई के खिलाफ लड़ना, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ना, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना और इस प्रदेश के बड़े पैमाने पर उस समाज को न्याय दिलाना, उनको सरकार और सत्ता में और सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी भागीदारी दिलाना, जिनको अभी तक अवसर नहीं मिल पाया है। इसीलिए हमारी पार्टी ने पहले ये कह दिया है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम जातिवार जनगणना कराएंगे। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना छोड़ करके हम उस पर काम करेंगे कि जिस समाज को अभी अपनी संख्या के अनुरूप शासन प्रशासन में, सत्ता में, सरकार में, नौकरियों में उनको भागीदारी नहीं मिल पाई है, उनकी संख्या के अनुरूप उनको हम सरकारी नौकरियां देने का काम करेंगे। प्रधान से लेकर के राजनीति के बड़े बड़े पदों पर उनको आसीन कराने में अपना योगदान देने का काम करेंगे। आपकी क्या कार्य योजना है? समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो 2024 के चुनाव के पहले
जो कार्ययोजना बनाई है वो हम सब लोगों ने अंगीकार की थी और आज भी हमारी कार्ययोजना में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कार्ययोजना में बदलाव भारतीय जनता पार्टी करती है, वो मुखौटा लगा करके किसी को भी ठगने के लिए अपनी कार्ययोजना तुरंत बदल देती है। हम महंगाई के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम बेरोजगारी के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम नौजवानों को नौकरियां दिलाने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, हम लोग किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए लड़ रहे हैं। हमारे एजेंडे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी रोज एक नया नारा दे करके, एक नया एजेंडा बना करके देश और प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम जरूर करती है। क्या राष्ट्र की संपत्तियों का निजीकरण करना, राष्ट्र की संपत्तियों के एक व्यक्ति के हवाले कर देना, क्या ये राष्ट्रवाद है? एक गरीब आदमी को अच्छी शिक्षा मुहैया ना हो सके, क्या ये राष्ट्रवाद है? आप मणिपुर की घटनाओं को देख रहे होंगे, वहाँ की महिलाओं को सरेआम निर्वस्त्र करके परिवार को गोलियां मार दी जाती हैं। पूरी दुनिया के सामने देश की प्रतिष्ठा चूर चूर हो जाती है कि सरेआम एक जंगल राज क्या कहें, उसको कौन सा राज कहें, मेरे पास वो शब्द ही नहीं है कि सरेआम महिलाओं को निर्वस्त्र करके उनके साथ सामूहिक गैंगरेप किया जा रहा है, उनके परिवार वालों को गोलियां मार दी जाती है और तब वहाँ के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कभी कुछ नहीं कहते, वहाँ का दौरा नहीं करते, उस समुदाय की महिलाओं के बीच में कभी नहीं गए, उस समुदाय के बारे में कभी नहीं पूछा कि अन्याय अत्याचार क्यों हुआ, ये देश के नागरिक नहीं है क्या? हम भारत माता के जयकारे के नारे लगाते हैं और हमारे देश की माताओं को सरेआम निर्वस्त्र करके उनकी इज्जत को नीलाम किया जा रहा है। ये कौन से देश की कल्पना कर रहे हैं? कौन से राष्ट्रवाद की कल्पना की जा रही है? इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि हमारा एजेंडा जो पूर्व में था वही है और आज भी हम लोगों ने ये संकल्प लिया है कि जनता के बीच में जा करके भारतीय जनता पार्टी के काले कारनामों को उजागर करके फिर से हम लोग लोकतंत्र बचाने की जो मुहिम में लगे हुए हैं उसको पूरा करेंगे। जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से प्रतापगढ़ और उत्तर प्रदेश की जनता को क्या कहना चाहेंगे? प्रतापगढ़ के लिए तो मैंने बहुत पहले से, जब से मैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में गया हूं, मैंने बार बार सरकार के सामने इस पक्ष को रखा है कि प्रतापगढ़ जहां एक तरफ बड़े बड़े राजे रजवाड़ों का जनपद है, वहीं पर बड़े पैमाने पर गरीबों का भी जनपद है वो। और वहाँ का गरीब, कोई पंजाब में भट्ठों पर जाके मजदूरी करता है, तो कोई दिल्ली की सड़कों पर जा करके पटरी का व्यवसाय करके अपने परिवार की जीविका चलाता है, तो कोई मुंबई की सड़कों पर जा करके टैक्सी चलाने का काम करता है, तो कोई गुजरात सूरत की साड़ी की कंपनियों में जा करके वहाँ पर मजदूरी करके अपने परिवार की जीविका चलाने का काम करता है। लेकिन सरकार ने कभी भी उनको, अभी कोरोना काल में जब वहाँ से लोग यहाँ पर आए तो हम लोगों ने वो नज़ारा देखा कि कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ से पलायन करते हैं। लेकिन मैं पूछूं, देश को कहते हो कि हम दुनिया की महाशक्ति बना रहे हैं, तो दुनिया की महाशक्ति आप बना रहे हो, लेकिन प्रतापगढ़ के लोगों को रोजगार नहीं दे सकते। प्रतापगढ़ के लोगों में कुटीर उद्योग, लघु उद्योग आप नहीं दे सकते। प्रतापगढ़ में जो फैक्ट्रियां थी वो भी बंद हो गई हैं। आप यहाँ के आंवले की पहचान देने की झूठी बात तो करते हो, लेकिन आंवला के किसानों के हालात पूछिए। अगर आप आंवला को ही बढ़ाते, यहाँ के आम और अमरूद को ही बढ़ाते, तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिल जाता। लेकिन यहाँ का जो मैन पावर है, जो बाहर के प्रदेशों में जा करके वहाँ पर काम करके अपने परिवार की जीविका चलाता है, अगर उसको आप यहाँ पर रोजगार देने के लिए उद्योग लगाते, तो मैं समझता हूँ कि इनका भी भला होता और प्रदेश की भी तरक्की होती। लेकिन उत्तर प्रदेश की तरक्की इसीलिए नहीं हो रही है कि उत्तर प्रदेश का मैन पावर दूसरे प्रदेश की तरक्की कराने में अपना योगदान दे रहा है। अगर उत्तर भारत का टैक्सी ड्राइवर एक दिन मुंबई की सड़कों पर हड़ताल कर दे तो मुंबई रुक जाएगी। ये मैन पावर है। जहां रोजगार की बात है, शिक्षा की बात है, प्रतापगढ़ बेहद पिछड़ा हुआ है। हमने उद्योग लगाने की और विश्वविद्यालय लगाने की बात बहुत पहले से की है, लेकिन सरकार अभी तक उस पर गंभीरता से अमल करने का काम नहीं किया है। इस बात का मुझे बेहद अफसोस है।